वेलकम, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले ओम जी। तो आज का टॉपिक ले रहे हैं अपना जो कल का बचा हुआ टॉपिक था। कल हमने लिया था प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, है ना। तो उसी का पार्ट 2 है आज की क्लास। कल हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, है ना। मैटर को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसको ग्रेड करना, सीक्वेंसिंग करना, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। फिर क्लास में प्रेजेंटेशन कैसे करना, टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। आज हम लेते हैं उसके आगे का मटेरियल। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास पे। तो आज है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट। ये प्रिंसिपल क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मैटर है, हम जो बच्चे को कुछ भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें कभी कभी बीच में एक लेवल अप की चीज बता देनी चाहिए उसको। जैसे मतलब फिफ्थ लेवल वाले को फिफ्थ स्टैंडर्ड का तो समझ में आ रहा है, एक आध वोकेबलरी ऐसी बताई जो फिफ्थ लेवल वाले फिफ्थ क्लास से थोड़ी सी ऊपर स्टैंडर्ड की, ऊपर के स्टैंडर्ड की है। तो उससे क्या होता है, वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है नेचुरली, वो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करता है। सर ने ये वर्ड कौन सा बोला, इसका मतलब क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। तो एक तरह से नेचुरल वे में लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होती है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समझते हो ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वर्ड सुना होगा। तो उसमें से क्या करता है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है उस पैसेज को समझ करके उसके अंदर से आंसर को ढूंढना। इसी तरीके से एक एक लेवल ऊपर की कोई चीज बोली है तो उसका आसपास के कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग फाइंड आउट करना, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। एक लेवल अप की चीज ऐसे पूछा जा सकता है ना, कि इन प्रेजेंटेशन पुटिंग वन लेवल, है ना, मटेरियल ऑफ वन लेवल अप, वोकेबलरी ऑफ वन लेवल अप कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कि कोई की लैंग्वेज को किस पर्पस से सीख रहा है, कोई बिजनेस के पर्पस से सीख रहा है, कोई टीचिंग के पर्पस से सीख रहा है। तो उसको उसी पर्पस अगर पता चल गया तो उसका हेल्प क्या मिलता है अपने को, कि उसको जो कोर्स कंटेंट्स है वो उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, है ना। कोर्स कंटेंट्स हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो पर्पस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज हेल्प करता है कि उसके कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे, ये बताने में। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज। ये प्रिंसिपल कहता है कि लर्नर को सीखी हुई लैंग्वेज को यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसी सिचुएशंस टीचर क्रिएट करे जिसमें द लर्नर कैन टॉक इन इंग्लिश, है ना। तो आप क्लासरूम में वो सिचुएशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर कर सकते हैं, उसको ड्रामा में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, कुछ भी हो। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट बच्चे की डलवानी चाहिए, जो चीज सिखाई है उसकी बार बार वो हैबिट प्रैक्टिस करे, उसकी हैबिट। तो एक तो प्रैक्टिस की हैबिट, जो स्ट्रक्चर सिखा दिया, जैसे उसको सिखा दिया कि गो कहाँ यूज करना, गोज कहाँ यूज करना, ही गोज टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। इस पैटर्न की वो बार बार प्रैक्टिस करे तो एक हैबिट बन जाती है कि इसके साथ गोज यूज करना, इसके साथ गो यूज करना। तो ये हैबिट बना देनी उसकी। और किसकी हैबिट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की हैबिट। तो उसके लिए आप उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डलवाओ, मैगजीन की आदत डलवाओ, लाइब्रेरी जाने की आदत, डिक्शनरी कंसल्ट करने की हैबिट। ये सारी हैबिट्स हैं जो हम बच्चे में डेवलप करवा सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का प्रिंसिपल क्या करता है, नेचुरलनेस का प्रिंसिपल कहता है कि हमें लैंग्वेज टीचिंग के टाइम नेचुरल तरीके को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है, न कि लर्न, है ना। तो लैंग्वेज अपने आप बच्चा एक्वायर करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कोई सिखाया नहीं जाता, उसको कोई बारह खड़ी नहीं सिखाया जाता, उसको ए फॉर एप्पल नहीं सिखाया जाता, बट वो अपनी मदर से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, एटमॉस्फेयर से। तो नेचुरल तरीके को अपनाना चाहिए, और नेचुरल तरीका है सबसे पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। ये नेचुरल वे ऑफ एक्वायरिंग अ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को एक्वायर करने का नेचुरल तरीका है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि उसको पढ़ाने से ज्यादा ये जरूरी है कि उसके अंदर इस लैंग्वेज को सीखने के लिए इंटरेस्ट जगाया जाए। तो इंटरेस्ट कोई टीचिंग में कैसे लेगा, जब उसके सामने आप लैंग्वेज को सिखाने के लिए कुछ गेम्स यूज करें, आप ऑडियो विजुअल एड्स ऐसे यूज करें, है ना, जो रियल ऑब्जेक्ट यूज करें क्लास में, कुछ टॉयज वगैरह हो जिनको आप एक्सप्लेन करने को कहो उसको, तो वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको करेगा।
है ना, एक्सप्लेन। तो ये उस इन सब चीजों से इंटरेस्ट जगाया जा सकता है। इंटरेस्ट, ये आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। ये लैंग्वेज प्रैक्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि लैंग्वेज की ड्रिल, प्रैक्टिस रेगुलर की जानी चाहिए। कि स्किनर का स्टेटमेंट है, स्किनर एक एजुकेशनिस्ट हुआ था, उसका ये स्टेटमेंट है कि प्रैक्टिस एंड ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में प्रैक्टिस का और ड्रिल का बहुत बड़ा रोल है। तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिर है इसमें एक चीज और है, इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज, एक चीज जो सीखी है उसकी प्रैक्टिस, उसकी रेपिटेशन बार बार होती जानी चाहिए, तभी उसकी प्रैक्टिस होगी ना। प्रैक्टिस कब होगी? जो बार बार रिपीट करेंगे हम भी पढ़ाएंगे थोड़े दिन बाद वापस। फिर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये प्रिंसिपल बाद में और भी आएगा इसमें। तो ये दोनों लगभग एक मिलते जुलते हैं। मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट को सिखाने के लिए अलग अलग फ्रंट से उस पर अटैक करना, इधर से सिखाऊं, इस तरीके से सिखाऊं, इस तरीके से सिखाऊं, है ना। सब तरीकों से वो चीज सिखाने के लिए अटैकिंग द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है बच्चे की, सीख नहीं पा रहा तो उसको किस किस तरीके से सिखाया जा सकता है, मल्टीपल लाइन से, मल्टीपल अप्रोच यूज करके, है ना। तो गोल की तरफ बढ़ना अलग अलग एंगल से, ये चीज सिखानी है, इस तरीके, ये तरीका नहीं आया तो ये तरीका, ये नहीं आया तो ये तरीका, है ना। हर जगह से उस अपने को बस वो गोल अचीव करना है, इस मेथड से नहीं आए तो इस मेथड से। गॉट इट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो इमिटेशन वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि टीचर, जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर है, प्यूपिल है, वो टीचर को इमिटेट करता है, कॉपी करता है। और ये तो पता ही है, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, इमिटेट कर करके ही तो सीखता है। मदर कैसे बोलती है, उनके होंठ कैसे हिलते हैं, मुंह कैसे हिलता है, वैसे कौन से वर्ड को उसके साथ लिंक करना है ना। तो ये सब कॉपी करके ही सीखता है लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अच्छा स्पीच सीखना चाहता है, तो अच्छा स्पीच किसका रिजल्ट होगा? इमिटेशन का, गुड प्रोनाउंसिएशन का और वोकेबलरी का, है ना। वोकेबलरी, अगर टीचर की वोकेबलरी अच्छी है तो बच्चे की वोकेबलरी भी अच्छी होगी। गॉट इट। तो टीचर का जो प्रोनाउंसिएशन है, वोकेबलरी है, वो अच्छी होगी, तब वो उसको इमिटेट करके उसका स्पीच गुड स्पीच बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, है ना। कंड्यूसिव एक तरह से ये हो गया कि हेल्पफुल, उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प देने वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। वातावरण ऐसा हो जो उसको लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करे। तो इसके लिए क्या करना है? रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट की जाए, इनेबल करती है वो पीपल को लैंग्वेज लर्न करने में। तो ऐसी क्रिएट की जानी चाहिए रियल लाइफ सिचुएशंस। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको उस लैंग्वेज को लिसन, सुनने की और उसको यूज करने की। सुनने की अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम मिले। टीचर शुड स्पीक द लैंग्वेज दैट ही इज टीचिंग। जो पढ़ा रहा है लैंग्वेज, उसका टीचर के मुंह से बार बार वो लैंग्वेज निकले, तो बच्चा वो लैंग्वेज बोलना शुरू करेगा। इसी तरीके से और कोई सोर्सेज, उसको इंग्लिश में कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाई जाए, जोक सुनाई जाए, कार्टून्स इंग्लिश में दिखाया जाए, इंग्लिश की कमेंट्री कुछ भी हो, तो उसको सुनने का और उसको यूज करने का मौके मिलने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो कोर्स मटेरियल हमने यूज किया है, जो ऑडियो विजुअल एड हमने यूज किए हैं, वो सब कैसे होने चाहिए? लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, बच्चे की लाइफ से रिलेटेड। बच्चा उनको चीजों को जानता हो जो हम ऑडियो विजुअल एड वगैरह यूज करते हैं। कोई ऐसी चीज यूज करे जो उस चीज को ही बच्चा नहीं जानता, तो उसको क्या एक्सप्लेन करेगा, क्या उसकी हेल्प से वो पढ़ेगा? तो उसके लाइफ के साथ लिंक होनी चाहिए वो सारी चीजें। तो टीचर को रियल लाइफ सिचुएशन, ये कई जगह आया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स में ये चीज आ रही है कि टीचर को रियल लाइफ सिचुएशंस भी क्रिएट की जानी चाहिए, जिससे कि वो लाइफ के साथ उनको लिंक कर सके। कैसे? जैसे बच्चे को कह सकते हो कि आप देखो, दुकान पे जाते हो ना, तो दुकान पे जाते ही दुकानदार से क्या चीज मांगते हो, कैसे मांगते हो, कैसे उससे इंटरेक्शन करते हो, लेट्स डू दैट इन इंग्लिश, है ना। तो इस तरह से रियल लाइफ वाला प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता है समानुपात, बराबर अनुपात दिया जाना चाहिए रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल को। रिसेप्टिव मतलब लैंग्वेज रिसीव करने के लिए कौन सी स्किल यूज करते हैं? देखो, रीडिंग से होती है, लिसनिंग से होती है। तो लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स है। लिसन, इनके सुनने से लैंग्वेज मिलती है, रिसीव होती है।
पढ़ने से भी लैंग्वेज रिसीव होती है, दोनों रिसेप्टिव स्किल है। फिर जब रिसीव होगी तो लैंग्वेज को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, दूसरों के सामने हमारे मन में जो विचार है वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं, या तो स्पीकिंग से या फिर राइटिंग से। तो ये दो प्रोडक्टिव स्किल है, तो इन सब पर इक्वल फोकस होना चाहिए, है ना। तो इन सब के ऊपर होना चाहिए फोकस इक्वली। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो चीज हम सिखा रहे हैं उसके लिए हमको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्लासरूम में यूज किए जाने चाहिए, खासकर छोटी क्लासेस में। बच्चों को अगर एप्पल सिखा रहे हैं या टेलीविजन सिखा रहे हैं तो उसको अगर दिख जाए रियल में वो चीज, है ना, या उसका एटलीस्ट फोटो दिख जाए, तो रियल वाली चीज दिखनी चाहिए उसको। तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है जो एक बार रीट में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि knowledge gained through practical experience is permanently stored in a learner's mind। कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो लर्नर के माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाता है ना, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये किस प्रिंसिपल को शो करता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो है जो करेक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन है, इंटोनेशन, इनकी रिदम, कब ऊपर बोलना लैंग्वेज को, ऊंचा बोलना, कब धीमे बोलना, साथ में उसकी स्पेलिंग और स्ट्रक्चर्स, ये सब करेक्ट होना चाहिए। तो इससे बच्चे का भी जो है वो बच्चे को भी उस तरफ लीड करेगा कि उसका करेक्ट होगा प्रोनाउंसिएशन, उसका इंटोनेशन करेक्ट होगा, उसकी स्पेलिंग्स करेक्ट होंगी और स्ट्रक्चर्स करेक्ट होंगे, ग्रामर करेक्ट होगी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी बच्चा कुछ अच्छा बोले, कुछ पॉजिटिव सीख, है ना, इंग्लिश में कुछ नया सीखा और उसका यूटिलाइज करना शुरू करे, उसको यूज करना शुरू करे, तो अपने को उसको रीइंफोर्स करना है, उसको शाबाशी देनी है ना। तो ये पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन, मतलब उसको हम शाबाशी देंगे तो वो उस चीज को और ज्यादा यूटिलाइज करेगा, है ना। करेक्ट अटरेंसेस, अटरेंस यानी बोलना, जो गलत सही बोलता है तो उसको पॉजिटिव तरीके से रीइंफोर्स किया जाना चाहिए, शाबाशी वगैरह, गुड वगैरह उसको कहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम खुद हाथ से करके कुछ सीखते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है ना। तो उसके लिए हम क्या करता है, प्रैक्टिस और ड्रिल, खुद उसकी प्रैक्टिस करें। लिखने का है तो लिख लिख के प्रैक्टिस करे, बोलने का है तो बोल बोल के प्रैक्टिस करे, खुद उसको यूज करे लैंग्वेज को। टीचर ने पढ़ा दिया हो गया टॉपिक, नहीं, अब उसको यूज करने का मौका मिले। तो जब वो खुद करेगा, लैंग्वेज को यूज करेगा, उसकी ड्रिल करेगा, तो वो वो चीज एसेंशियल है, मतलब लैंग्वेज लर्निंग में, है ना, इजी हो जाएगा लैंग्वेज लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। लैंग्वेज के लिए एप्टीट्यूड डेवलप होने चाहिए, ये इतनी सारी चीजें। एक तो उसको प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक कोडिंग उसको आना चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो कर सके। एबिलिटी टू यूज एंड हैंडल ग्रामर, ग्रामर की एबिलिटी उसको आनी चाहिए, सेंटेंसेस क्यूरेट हो, करेक्ट हो। फिर रोट मेमोराइजेशन, जो वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चंस के मीनिंग है, इक्विवेलेंट है, ऑपोजिट्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ऐसे जो वर्ड पावर है ना, लेक्सिकल जो पावर है उसकी, वो इंक्रीज करने के लिए उसको रोट मेमोराइजेशन भी करना पड़ सकता है, रटना भी पड़ सकता है ना। तो ये भी उसके अंदर होना चाहिए एप्टीट्यूड। फिर इन्फरिंग लिंग्विस्टिक रूल्स पैटर्न्स, है ना। इन्फर करना क्या होता है, खुद अनुमान लगाना। जैसे टीचर ने ये चीज पढ़ाई तो नहीं है, बट टीचर ऐसे यूज कर रहा है, माई फादर हैज कम होम, वी हैव गॉन टू जयपुर सो मेनी टाइम्स, वी हैव बीन टू जयपुर सो मेनी टाइम्स। वो कह रहे थे फादर हैज और वी हैव, इसका मतलब इसके साथ हैज, इसके साथ हैव, वो उसके अंदर ये चीज वो खुद इसको इन्फर करता है, किसके साथ टीचर हैज यूज कर रहा है, किसके साथ हैव यूज कर रहा है। आई हैव so many watches, my father also has a beautiful watch, उसके साथ तो हैज यूज किया, इसके साथ हैव, तो वो इन्फर करता है, मीनिंग कि यहां पर ये चीज यूज करनी चाहिए, यहां पर ये यूज करनी चाहिए, उस रूल और जो पैटर्न है वो उसने इन्फर किए। इन्फर करना मतलब अनुमान लगाया उसने ये चीज, तो ये एप्टीट्यूड भी उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड चार तरह के हो गए, है ना, फोर टाइप्स के लैंग्वेज एप्टीट्यूड हो गए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी। तो देखो इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर,
बट वो सारे के सारे तो यूज नहीं होते, लेकिन वो वर्ड्स तो सब अंडरस्टूड है, सब लोगों ने समझे हैं उन वर्ड्स को, उनको रिकॉग्नाइज भी किया है कि ये करेक्ट वर्ड है। लेकिन ये दो तो, जो टू टाइप्स ऑफ वोकेबलरी होती है, तो कुछ वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, है ना, तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और अंडरस्टूड होते हैं। लेकिन जो पैसिव होंगे वो साथ में रिकॉग्नाइज्ड तो होंगे, अंडरस्टूड भी होंगे, बट नेवर रिटन, नेवर स्पोकन, नेवर रिटन और स्पोकन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वोकेबलरी कैसी है, पैसिव वोकेबलरी है, ये पैसिव है। पैसिव क्या हुई, जो राइट नहीं किया जाता, स्पीक नहीं किया जाता। जो वर्ड्स है रेगुलरली स्पीक किए जाते हैं, रेगुलरली रिटन में यूज होते हैं, तो वो एक्टिव वोकेबलरी है। वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, अंडरस्टूड है ना, रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड है, बट साथ में स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज भी होते हैं, तब वो एक्टिव वोकेबलरी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कॉपरेशन, कि टीचर को सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और बच्चों के साथ कॉपरेट करना चाहिए। क्यों? ये प्रिंसिपल कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है लैंग्वेज लर्निंग स्लो प्रोसेस है? प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कॉपरेशन। इसलिए टीचर को उसके साथ कॉपरेट करना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए। तो ये पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, है ना, या इसको ओरल ऑरल अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें यह है कि लर्नर को स्टार्ट करते हैं ना लैंग्वेज टीचिंग, वो पहले ओरल तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, पहले बोल बोल के। तो आपने देखा होगा नर्सरी क्लास में पहली साल में 2-4 महीने तो बुक नोटबुक कुछ नहीं होते, सिर्फ उसकी राइम है, इस टाइप का कुछ बोल बोल के ही सिखाया जाता है। अल्फाबेट भी गा गा के सिखाई जाती है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर टू लर्न, इसलिए स्पीच से वो मोटिवेट होता है, खुद लैंग्वेज को बोल के, बोली हुई लैंग्वेज को सुनता है तो वो खुद भी मोटिवेट होता है बोलने के लिए, है ना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, कोई फास्ट लर्न करता है, कोई स्लो लर्न करता है ना, तो उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होती है, डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है, सबकी स्पीड भी लर्निंग की एक जैसी नहीं होती। तो टीचर को क्या करना चाहिए, डिफरेंट टैक्टिक्स और मल्टीपल अप्रोचेस उसको यूज करनी चाहिए। स्लो वालों के लिए कुछ और यूज करे, है ना, फास्ट वालों को कैसे मैं हैंडल करूं, तो उसके पास ऐसी टैक्टिक्स होनी चाहिए, डिफरेंट जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, इससे क्या होता है कि बच्चों की जो वीकनेस है, जो हमको प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग से पता चली थी, हमने उनका इवेल्युएशन किया, टेस्टिंग किया, तो हमको वीकनेस पता चली किस फील्ड में वीक है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है, जिससे कि गेट रिड, छुटकारा मिल सके उस कमजोरी से। गेट रिड यानी छुटकारा पाना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जरूरत पड़ने पर छोटी जो उम्र है अर्ली स्टेज में क्या कर सकते हैं हम, उचित तरीके से मदर टंग को यूज कर सकते हैं कभी कभार। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वी आर टीचिंग इंग्लिश ओनली सो वी विल नेवर यूज मदर टंग, नो, लिटिल बिट ऑफ यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड, है ना, जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल, हाँ, ये प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस टॉपिक पे, यानी बहुत सारे प्रिंसिपल थे, हो सकता है आपको एक दो प्रिंसिपल किसी भी बुक में या नेट पे आप सर्च करो तो और भी मिल जाए, है ना। नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी में नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ कुछ और भी प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, तो आपको मिल सकते हैं ऐसे। तो हमने जो काफी सारा कलेक्ट करके अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए इतने सारे प्रिंसिपल्स लेके आए, अब इनको आपने कितना समझा है, वो थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस हम लेते हैं, एक बार देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ये क्या क्या है, ये हमने आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ा था। तो ग्रेडेशन का प्रिंसिपल क्या है, उससे होता क्या है इस प्रिंसिपल से, है ना। तो इससे होता है कि हमने देखा था, इसमें दो चीज बताई थी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में हम सीक्वेंस ग्रुपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, जिससे कि लैंग्वेज मटेरियल सिंप्लीफाई होता है। तो इसमें क्या लिखा है, सिंप्लीफाइंग द मटेरियल, या तो ग्रुपिंग द मटेरियल, सीक्वेंसिंग द मटेरियल, जिससे कि होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन से रिलेटेड है।
नेक्स्ट, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज लर्निंग का नेचुरल ऑर्डर क्या है? छोटा बच्चा जन्म लेते ही क्या नेचुरली कैसे लैंग्वेज सीखता है? क्या पहले वो रीड करता है? क्या पहले वो राइट करता है? नहीं। क्या जन्मते ही बोलने लगता है? नहीं। वो सबसे पहले क्या करता है? ही लिसन्स टू हिज मदर एंड रिलेटिव्स, माँ और रिश्तेदारों को सुनता है। तो पहला है लिसनिंग, LISTENING। इसका मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इन दोनों में सबसे पहले लिसनिंग को दिया। फिर दूसरा, लिसनिंग के बाद वो क्या करता है? स्पीकिंग करता है कि रीडिंग करता है कि राइटिंग करता है? ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। डैड 2 साल का होता था वो स्पीकिंग स्टार्ट करता है ना? साल सवा साल के बाद भी एक दो वर्ड को स्पीक करना स्टार्ट कर देता है। तो लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, फिर उसके बाद रीडिंग और राइटिंग, है ना? तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी ये है ना, मतलब इसका उच्चारण भी ये है, लैंग्वेज। ये ध्यान रखना, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज, है ना? फोनेटिक्स में लिखोगे तो ल, फिर ए, न, लैंग्वेज, और ज D3, व, आई और D3, लैंग्वेज, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस हमने पढ़ लिया है कि ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, के ड्रिल करने का प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग भी है। प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग ऑन इंटरनेट, नो, ये कोई प्रिंसिपल अभी नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर ये हो गया, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल। ये कहा कि प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, द प्रोडक्टिव स्किल्स कंप्राइज, प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है? तो 4 स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब प्रोडक्टिव का मतलब होगा लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, लैंग्वेज अपने जो अंदर जो है उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? या तो बोल करके, या फिर, हाँ, राइटिंग, सॉरी, या फिर लिख करके। स्पीकिंग से और राइटिंग से हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोडक्टिव स्किल होगी स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? राइटिंग एंड स्पीकिंग, इसमें लिखा हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया अपना। ये 2 प्रोडक्टिव स्किल है, बाकी 2 रिसेप्टिव स्किल्स हैं, रीडिंग और लिसनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, देखो एक कहा कि नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो रिलेटेड कौन सा नहीं है पैसिव में? पैसिव मतलब ऐसी वोकैबुलरी जो यूज होती ही नहीं है। तो इसका मतलब जो ऑफन यूज होती है, बार बार यूज होती है, वो तो पैसिव नहीं हो सकती। ऑफन यानी बार बार, इसको ऑफन भी पढ़ता है, ऑफ्टन भी पढ़ता है, दोनों करेक्ट है। तो जो बार बार यूज होती है वो पैसिव नहीं हो सकती, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी जो पैसिव में है वो वर्ड्स भी रिकॉग्नाइज्ड है, वो वर्ड्स भी अंडरस्टूड है, वो वर्ड नेवर यूज होते हैं, कभी यूज ही नहीं होते हैं स्पीकिंग में। अगर ये कह रहा है कि वो स्पीकिंग में रेगुलर यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं ऑफन, इसका मतलब ये पैसिव से रिलेटेड नहीं है, ये एक्टिव वोकैबुलरी का है। ओके, हाँ, एक्टिव में ये भी है, ये भी है, लेकिन ये दोनों पैसिव में भी है। ठीक है, नेक्स्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें, टेकिंग इनटू अकाउंट, उनको ध्यान में रख के अगर हम टीचिंग करवाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? क्या ओनली द लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल बी एनहेंस्ड? क्या इंग्लिश लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में डेवलप होगी सिर्फ, या फिर ओनली द लिंग्विस्टिक हैबिट डेवलप होगी, या फिर टीचिंग डिफिकल्ट हो जाएगी उससे, या फिर हमारे जो डिजायर्ड गोल है, हमने जो लक्ष्य तय किया है इंग्लिश पढ़ाने का, वो पूरा हो जाएगा? तो सारे प्रिंसिपल्स अगर हम अडॉप्ट करें, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग इन रियल लाइफ, क्रिएटिंग रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, नेचुरलनेस,
फोनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, उसको टेस्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये सारे यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो गोल है, डिजायर्ड गोल है, वो हम अचीव कर पाएंगे। ये जो 4-5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये सारे पहले रीट में आ चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ऐसी हम प्रैक्टिस आगे और भी करेंगे एग्जाम से जस्ट पहले। और इस तरह से आज अपना ये जो टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये टॉपिक अब खत्म होता है। और कल हम किसी टीचिंग मेथड को लेके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें, है ना, खुद सब्सक्राइब और कर ही सकते हैं, दूसरों को शेयर करें, है ना, जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने को कहें आप, उनको भी फायदा होगा। और रीड का कंप्लीट सिलेबस एग्जाम से पहले हम, जो स्पेशली लैंग्वेज 2 का, उसके बाद लैंग्वेज 1 का भी डालने का शुरू कर देंगे। कंप्लीट सिलेबस इस पे आएगा अपने चैनल पर। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, एक पेपर भी सोल्यूशन करवाऊंगा, प्रैक्टिस पेपर, एक या दो, रीट एग्जाम से जस्ट पहले। ठीक है, तो कल 5:30 फिर से मिलते हैं लाइव क्लास में। ओके।